आज हम लोग जो है साकेत की मौलिक उद्भावनाओं पर विचार करेंगे। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत के नामकरण पर विचार किया, उसके महाकाव्यत्व पर विचार किया, साकेत के लिए कौन कौन से प्रेरणादायी तत्व हैं इस पर हम लोगों ने विचार किया, और हमने इस पर विचार किया कि साकेत रचना के अंतर्गत किन किन विशेषताओं को गुप्त जी ने रेखांकित किया। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वह बात करने जा रहे हैं साकेत के अंतर्गत जो मौलिक उद्भावनाएं हैं। यहाँ पर मौलिक उद्भावनाओं से हमारा तात्पर्य ये है कि हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण से लेकर और मैथिलीशरण गुप्त या उनके उपरांत भी कई जो है राम कथाएँ लिखी गईं, महाभारत कथाएँ लिखी गईं, और उनमें समय समय पर लोगों ने मौलिक उद्भावनाएं भी अभिव्यक्त की। हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी हुई है, उसके बाद अगर सबसे चर्चित कोई राम कथा है तो वह है तुलसी की रामचरितमानस। और उसके बाद साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो वैसे तो कई कथाएं हमारे यहाँ लिखी गई हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम लोग केशव दास की रामचंद्रिका और उसमें भी मैथिलीशरण गुप्त की जो साकेत है, इसको हम लोग विशेष महत्व देते हैं, या कहें कि विशेष रूप से चर्चा का विषय या आकर्षण का विषय विद्वानों के बीच में रहा है। अब हमको ये देखना है कि जो अन्य रामकथाएँ लिखी गईं, उन रामकथाओं से मैथिलीशरण गुप्त की रामकथा किस प्रकार से भिन्न है, ये हम लोगों पर विचार करना है। या ऐसी, क्योंकि हर कवि अपने काल के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार उस कथा को जो प्रारंभ से चली आ रही है उसको अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ प्रयोग करता है। वह रचना तभी कालजयी भी बनती है। मैथिलीशरण गुप्त ने भी साकेत जो उन्होंने 1931 में जो प्रकाशित हुई थी, और जिस साकेत के अंतर्गत उनको गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, उस साकेत के अंदर किन किन नई मौलिक उद्भावनाओं को गुप्त जी ने अभिव्यक्त किया है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने ये देखा था कि गुप्त जी के काव्य का उद्देश्य जो है, हम लोगों ने देखा कि दो मुख्य उद्देश्य थे। एक था उर्मिला के जीवन को महत्ता प्रदान करना, और दूसरा उद्देश्य था आर्य सभ्यता की प्रतिष्ठा। ये दो मुख्य उद्देश्य गुप्त जी के काव्य में दिखाई पड़ते हैं। तो गुप्त जी की कथाओं में अगर मौलिकता की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो उनके सामने निकल कर हमारे आती है वह निकल आती है कि गुप्त जी ने साकेत में नवीन राष्ट्रीय एवं मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया है। मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत में नवीन राष्ट्रीय एवं मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया है। अगर आप ध्यान देंगे तो साकेत के जो राम हैं वह ईश्वर के अवतार होने पर भी नर को समृद्ध करने के लिए प्रकट होते हैं। कल जैसा हम लोगों ने बात भी की थी कि आर्यों को प्रतिष्ठित, आर्यों की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए और जो वनवासी हैं उनको आर्यसम बनाने के लिए राम का वन में विचरण करना आवश्यक था। तो उसी प्रकार की भावना से, मानवीय संवेदना से युक्त राम यहाँ पर भी आते हैं। गुप्त जी के राम की संदर्भ में जो पंक्तियाँ हैं वे हमारे लिए उल्लेखनीय हैं, जहाँ वो कहते हैं भव में नव वैभव भरने आया। ये साकेत के प्रथम सर्ग में ही आप लोगों को मिल जाएंगी पंक्तियाँ, देख लीजिएगा। भव में नव वैभव भरने आया, नर को
ईश्वरता प्राप्त कराने आया, भव को नव वैभव भरने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये गुप्त जी की एक नई उद्भावना भी कह सकते हैं कि उनके राम जो है अन्य राम कथाओं की भांति यहाँ पर भी जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आते हैं। और ये भी है कि इन गुप्त जी के जो राम हैं वह अवतारी राम हैं और वाल्मीकि के रामायण की तरह नर को ईश्वरत्व प्रदान कराने के लिए सामने उपस्थित हुए। दूसरा एक पक्ष और देखें कि राम के साथ में सीता का चरित्र जुड़ा हुआ है। गुप्त जी की सीता जो है वाल्मीकि की सीता और तुलसी की सीता से अलग दिखाई पड़ती है। आप ध्यान देंगे कि सीता का एक नया रूप यहाँ पर दिखाई पड़ा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने एक जगह लिखा है, जो वह विभिन्न सीताओं में अंतर करते हुए बताते हैं कि वाल्मीकि की सीता स्वाभिमानी है, तेजस्विनी है, रामचरितमानस की सीता अतिशय सुकुमार, शालीन, एवं संवेदनशील तथा पति प्राणा है, पति प्राणा है। परंतु गुप्त की सीता एक कर्मठ नारी है। फिर से देख लें इसको। वाल्मीकि की सीता स्वाभिमानी है, तेजस्विनी है। रामचरितमानस की सीता अतिशय सुकुमार, शालीन एवं संवेदनशील तथा पति प्राणा है। परंतु गुप्त जी की सीता एक कर्मठ नारी है। यह जो है पंक्तियाँ उद्धृत की हैं भगीरथ मिश्र जी ने साकेत की राम कथा में, जो एक सीता का नया रूप मिलता है उसके संदर्भ में। उनका मानना ये रहा है कि जो रामचरितमानस की सुकुमार और शालीन सीता हैं, उनकी अपेक्षा मैथिलीषण की गुप्त की जो सीता हैं वह अधिक कर्मठ प्रतीत होती हैं। यहाँ पर मैं आपको दो उदाहरण भी देना चाहूँगा कि एक तो गुप्त जी की एक विशेषता रही है कि गुप्त जी गृहस्थ धर्म के कवि हैं और सीता की झांकी या मतलब रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन तो बहुत मिलता है, लेकिन सीता के नक्शे के वर्णन का साहस गुप्त जी तुलसीदास जी भी कम कर पाए हैं। यहाँ पर गुप्त जी ने सीता की झांकी हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। और आप देखें कि सीता की जो झांकी उन्होंने हमारे सामने रखी है, एक में दोनों में उन्होंने शिखनक वर्णन का साहस किया है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जब नखशिख की बात करते हैं तो हम ईश्वर की बात करते हैं,
और जब शिख और नख यानी शिख से लेकर नख तक का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर लोक अधिक नज़दीक होता है, और लोक में सीता का रूप वर्णन करने का साहस मुझे लगता है कि मैथिलीशरण गुप्त का एक अप्रतिम और एक नवीन विचारधारा दिखाई पड़ती है। उन्होंने सीता के दो रूप दिए। एक तो वह रूप दिया जो कि ठेठ एक वधू का रूप है। सीता जो है रघुकुल की राजवधू है, और राजवधू होने के नाते उसके पास अवसर है कि वह विभिन्न अपने कर्मचारियों को, अपने सेवकों को आदेश उपदेश दे सकती है। लेकिन यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त ने सीता के रूप के चर्चा के साथ साथ उसके एक कर्मठ रूप की भी चर्चा यहाँ पर की है। आप इसको देख लें। वैसे साकेत में जो आप जब प्रथम सर्ग देखेंगे तो उस प्रथम सर्ग में आपको सीता के रूप का वर्णन ये मिल जाएगा, तो नोट करें, चाहें मैं नोट करूँगा, बाकी आप लोग डिफरेंस ले लें, किताब से नोट कर लीजिएगा। गोट जड़ाऊ घूंघट की, गोट जड़ाऊ घूंघट की, बिजली जलोदप, बिजली जल दोपम पटकी। गोट जड़ाऊ घूंघट की, बिजली जल दोपम पटकी। परिधि बनी थी, परिधि माने सीमा, परिधि बनी थी विदु मुख की, कि सीता का मुख कैसा है, विदु के समान है। विदु मुख रूपक है यहाँ पर, विदु मुख की, कि परिधि बनी थी विदु मुख की। कौन सी चीज़ सीमा बनी हुई थी? गोट जड़ाऊ घूंघट की। जो एक आप देखेंगे ठेठ जो है, एक बुंदेलखंडी बहू यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि जो घूंघट है कैसा, उसके ऊपर घूंघट कैसा है, जो उसके किनारे पर गोट जड़ी हुई है, और उस जड़ी हुई गोट के अंदर जिस वस्त्र पर वह जड़ी हुई है, तो सीता का जो विधु के समान, चंद्रमा के समान जो मुख है, वह बिजली के समान जो वस्त्र धारण किए हैं, पट ऊपर बिजली चलोत्पम पट की, जैसे बिजली जो है बादलों के बीच में चमकती है, वैसे सीता का मुख जो है दिखाई पड़ रहा है। फिर आगे लिखते हैं, परिधि बनी थी विदु मुख की, सीमा थी सुषमा सुख की। सीमा थी सुषमा सुख की, कि उस बिजली को देखकर, उस रूप को देखकर जो आनंद की प्राप्त होती थी, वह सुषमा वह का सुख का भाव वह अत्यंत मनोहरकारी दिखाई पड़ता था। अगली पंक्ति आती है, सांप खिलाती थी अलकें। हमारे यहाँ काव्य रूढ़ी है कि बालों की तुलना सांपों से भी की जाती है, तो सीता के बाल कैसे हैं? सांप खिलाती थी अलकें। सीता के बाल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि सांप खेल रहे हों। सांप खिलाती थी अलकें, उठती थी, माफ करें, सांप खिलाती थी अलकें, मधु पालती थी पलकें। सीता के नेत्रों की विशेषता बता रहे हैं। मधु यानी कि मदमस्त आँखें जो हैं, उनकी पलकें सीता की दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पलकों के बीच में शहद पल रहा हो। मधु पालती थी पलकें, और कपोलों की झलकें, कपोल गालों के लिए प्रयोग किया है, और कपोलों की झलकें उठती थी छवि की छलकें। उठती थी छवि की छलकें, कि सीता के जो बाल हैं वह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि सांप खेल रहे हों। सीता के नेत्रों में जो है
शहद के समान जो है एक मस्ती भरी हुई है, और उनके जो गाल हैं वह कपोल जो है वह झलक रहे हैं, और उस पर क्या उनका आभा छवि की छलके, ऐसा लग रहा है जैसे कि आभा जो है छलक जा रही है। यानी कि रूप और सौंदर्य जो है उनमें इतना विद्यमान है कि वह लगता है भरपूर है, और वह बार बार छलक रहा है, जो उनके गालों से कपोलों से हमको प्रतीत होता है। फिर देखें अगली पंक्तियाँ, गोल गोल गोरी बाहें। अब मापदंड बदल गया है सौंदर्य का, अब हम लोग जीरो फिगर की बात करने लग गए हैं, लेकिन वह पुराना जो है, जो पहले भारत के अंतर्गत यह एक सुस्त और पुष्ट जो लोग होते थे, उसी सौंदर्य को महत्व दिया जाता था। तो वहीं सीता की बात कर रहे हैं कि गोल गोल भारी बाहें, दो आँखों की दो राहें। गोल गोल भारी बाहें, दो आँखों की दो राहें। फिर अगली पंक्ति है, भाग सुहाग पक्ष में थे। भाग सुहाग पक्ष में थे, अंचलबद्ध कक्ष में थे। अंचलबद्ध कक्ष में थे, कि जो उनका सुहाग है, ये भाग सुहाग पक्ष में थे। सुहाग कौन है? राम है। तो आज ये जो स्थिति है, जो राज्याभिषेक का क्षण विशेष है, उसमें सीता क्या लग रहा है कि आज राम के पक्ष में सीता का भाग्य हो गया है, और उस कारण से उनको जो प्रसन्नता हो रही है वह उनके हृदय की प्रसन्नता उनके आंचल में छुपी हुई दिखाई पड़ रही है। अंचलबद्ध कक्ष में थी। फिर कहते हैं, थी कमला सी कल्याणी। कमला यहाँ पर लक्ष्मी का पर्याय है। थी कमला सी कल्याणी, वीणा में वीणा पाणी। माफ करें, थी कमला सी कल्याणी, वाणी में वीणा पानी। कि लक्ष्मी के समान जन कल्याण करने वाली वह हैं। और दूसरा क्या है, वाणी में उनकी जो वाणी है वह कैसी है? वह वीणा के पानी की भांति। वीणा पानी यहाँ पर सरस्वती की भांति जो है वह है। और फिर आगे जो महत्वपूर्ण अगली पंक्ति आती है, माँ क्या लाऊं कह कह कर। माँ क्या लाऊं कह कह कर, पूछ रही थी रह रह कर। माँ क्या लाऊं कह कह कर, पूछ रही थी रह रह कर। आप देखिए, ये सीता की एक छवि हमारे सामने आती है, और ये विशेष छवि है। मुझे लगता है इससे पहले इस तरह का शिखनक वर्णन करने का साहस कोई कवि नहीं कर सका। और मैथिलीशरण गुप्त ने एक ठेठ बुंदेलखंड के बनिक परिवार की वधू का चित्रण जो है सीता में आरोपित करने का प्रयत्न किया है, या वह उसमें सफल रहे हैं। यहाँ पर वह प्रसंग की चर्चा करते हैं कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, और राम के राज्याभिषेक के लिए सीता माता एक विशेष छवि उन्होंने धारण की हुई है। वह लक्ष्मी के समान कल्याणकारी हैं, उनकी वाणी में जो है सरस्वती का वास है। लेकिन ये जो अंतिम पंक्ति है कि सीता राजवधू है, उसके पास कई कर्मचारी हैं, सेवक हैं, लेकिन वह स्वयं इतने अधिक प्रसन्न हैं इस अवसर पर कि वे अपनी माँ का, जैसे एक सास का हाथ वधू बटाती है, वैसे ही बार बार कौशल्या से पूछती है, माँ क्या लाऊं कह कह कर, पूछ रही थी रह रह कर। सीता का ये रह रह कर पूछना, ये इस बात का संकेत है कि सीता बड़े ही उत्साह के साथ राजवधू होते हुए भी कर्म में लीन है। तो एक ये छवि गुप्त जी ने यहाँ पर प्रस्तुत करी। एक छवि और देखिए, फिर नक्शक वर्णन है, और ये नक्शक वर्णन है जब सीता यहाँ पर राजवधू के रूप में सामने आई है, और अब वनवासी सीता के रूप में सामने आती है, और एक नया स्वरूप
यहाँ पर गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। देखें, ये पंचवटी के प्रसंग का चर्चा है, अष्टम सर्ग की बात है, और यहाँ पर मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया गीत है, उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। देखें, पंक्तियाँ नोट करें। अंचल पट कटी में खोंस कछौटा मारे। ध्यान दीजिएगा, अंचल पट, अपने आंचल को, कटी, कटी माने कमर में, कटी में खोंस, अपने आंचल को अपने कमर में खोंस कर, और क्या कहते हैं, कछौटा मारे। कछौटा मारे, कछौटा मारना एक विशेष प्रकार का पहनावा है कि बुंदेलखंड के लोगों का पहनावा देखेंगे तो हम जानते हैं कि वह मराठा संस्कृति से प्रभावित हैं, और मराठे जन जो धोती पहनते हैं, स्त्रियां भी वहाँ पर जो धोती पहनती हैं उसमें एक लांग तो पीछे लगा लेती हैं, दूसरा जो आंचल होता है, आंचल को लपेट कर उसमें घुमा कर वह उसे कहते हैं कछौटा मार, उसे कछौटा मारकर अपनी कमर में घुसेड़ लेती हैं, जिससे कि आंचल उनके कार्य में कोई व्यवधान उपस्थित ना करे। तो यहाँ पर वो कहते हैं अंचल पट कटी में खोंस कछौटा मारे। ये ठेठ मराठी संस्कृति से बुंदेलखंड की जो नारी होती है उसकी चर्चा है। और क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सीता राजवधू नहीं है, या वह वनवासिन हो चुकी है, ऊपर राजवधू थी, तो वहाँ पर आपने देखा कि वह उनका जो जड़ाऊ मतलब होता है कि सोने चांदी से बना हुआ गोटे लगे हुए वस्त्र उसने वहाँ पर पहन रखे हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है, यहाँ पर स्थिति बदली हुई है। यहाँ पर सीता वनवास के लिए निकली है, वनवास की अनेक कठिनाइयाँ हैं, तो वहाँ पर गुप्त जी सीता का एक नया रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, एक नया वेश विन्यास हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जो एक बुंदेलखंडी बाला का दिखाई पड़ता है। नोट करें।